हे गाइस, दिस साइड CACM आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। और ऐसा हम लोग क्लासेस में भी बोलते हैं और आज पेपर होने के बाद में भी मैं बोल रहा हूं कि कॉस्टिंग आसान है। जी हां दोस्तों, CMA फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर हुआ। पेपर के बाद कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज जो कि आपको खुद को दिख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि कैसे पेपर रहा, क्या सच में कॉस्टिंग आसान है। ये यहाँ पर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट सिटीज से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सब, और ये कहाँ देखने को मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप करके देख सकते हैं हर एक स्टूडेंट का क्या कहना था, किस तरीके का था पेपर और क्या हमारा पूरा सपोर्ट रहा स्टूडेंट्स के लिए। ये सारा सब कुछ यहाँ पर मेंशन है और ऐसा ना सिर्फ पेपर के बाद बल्कि रिजल्ट के दिन भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि पेपर कैसा रहा। तो एवरीथिंग वाज कवर्ड फ्रॉम आवर बुक। एंड सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे अच्छा बात पता क्या लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने एक क्वेश्चन था जो मुझे लास्ट टाइम पर ऐसे याद आया कि यार मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मेरे इनहेरेंट गट्स कह रहे थे कि यार कहीं ना कहीं ये पेपर में आ सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक सम था जो कि 2 या 3 अटेम्प्ट पहले इंस्टीट्यूट ने ओल्ड सिलेबस में पूछा था। एंड वही सम मैंने मेरे ग्रुप के अंदर, इवन अनरजिस्टर्ड का जो हमारा CMA फाइनल का जो ग्रुप है, मैंने उनको भी शेयर किया था। जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली उनको भी मैंने शेयर किया था। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने एक सम आप लोगों के लिए वहां पर शेयर किया था एंड वो सम आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, तो वो सम भी आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिला है। एंड अब पूरा पेपर को एनालाइज करेंगे, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से बारीकियों के साथ समझेंगे कि क्या रहा, कैसे सारी चीजें थी। और उसके साथ मैं आप लोगों को एक बार देना, जो लास्ट यस्टरडे को मैंने एक पेपर, डे बिफोर यस्टरडे को मैंने एक मेरी तरफ से एक प्रोबेबल पेपर पैटर्न आप लोगों के लिए शेयर किया था, जो कि आप लोग जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें था लास्ट डे रिवीजन एडवाइस करके एक वीडियो था। उसमें मैंने ये पूरा प्रॉपर प्रोबेबल पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए दिया था। था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो MCQ आएंगे उनमें से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल कॉस्टिंग से होंगे, 2 थ्योरी से होंगे। सेम एज इट इज यही हुआ। इंस्टीट्यूट ने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल कॉस्टिंग से पूछा, 2 थ्योरी से पूछा। मैंने कहा था कि 4 क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिलेंगे QT से और 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल QT से। वही इंस्टीट्यूट ने पूछा। देन मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग से आएगा और वही हुआ। मेक और बाय और एक्सपोर्ट प्रपोजल को इवेल्युएट करने का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 3A के लिए मैंने कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग या प्राइसिंग डिसीजन से आएगा और वही हुआ। ट्रांसफर प्राइसिंग का ही सम देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 3B पर मैंने कहा था कि टारगेट कॉस्टिंग या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से देखने को मिलेगा। यहां पर इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन दिया वो दिया डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी से। यहां पर जाकर के मेरा जो प्रोबेबल पैटर्न था वो मैच नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4A में मैंने कहा था या तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आएगा या जस्ट इन टाइम से आएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से वो क्वेश्चन पूछा गया। मैंने कहा था 4B आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा जो कि कॉस्टिंग पार्ट से आएगा। वही क्वेश्चन थ्योरी पार्ट का कॉस्टिंग से 4B देखने को मिला। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5A और 5B स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आएगा। इंस्टीट्यूट ने 5A और B ना करके क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछ डाला। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जो पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दिया था एज इट इज मैच था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोला एज इट इज मैच था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोला, उसमें केवल 3B जो है वो मैच नहीं था। बाकी पूरा का पूरा कॉस्टिंग पार्ट जैसा मैंने प्रोबेबल पैटर्न दिया था सेम एज इट इज वैसा का वैसा हुआ था। चाहे तो आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा 2 दिन पहले का मेरा वीडियो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की। तो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 6 का A या तो असाइनमेंट से होगा या लीनियर प्रोग्रामिंग से होगा। इंस्टीट्यूट ने उसको असाइनमेंट से पूछा। मैंने क्वेश्चन नंबर 6B में कहा था कि सिमुलेशन का क्वेश्चन होगा। 6B सिमुलेशन का ही क्वेश्चन आया। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7A नेटवर्क से होगा। तो 7A की जगह इंस्टीट्यूट ने 7A और B ना करके क्वेश्चन नंबर 7 फ्लैट नेटवर्क से दे दिया। मैंने कहा था कि यार 7 का B मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि या तो लर्निंग कर्व से आएगा या गेम थ्योरी से आएगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 7B ना करके उसको 8A बना दिया। दैट मीन्स मैक्सिमम मिनिमा को रिप्लेस कर दिया गेम थ्योरी ने। तो मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन नहीं आया, जो कि मैंने कहा था 8A आपको मैक्सिमम मिनिमा से देखने को मिलेगा, वो नहीं आया। गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। और 8B टाइम सीरीज मैंने कहा था वही टाइम सीरीज का क्वेश्चन 8B में भी आया। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जो मेरा प्रोबेबल पैटर्न था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उस प्रोबेबल पैटर्न में आप जाइए चेकआउट कीजिए उस वीडियो को जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था। अपलोडिंग डेट चेक कीजिएगा। आज 16th को पेपर हुआ है, 14th को मैंने अपलोड किया था वो पेपर।
कि मुझे प्रोबेबल पैटर्न ये देखने को मिलता है। तो अगेन अगर मैं यहां पर बात करूं तो केवल और केवल एक चीज देखने को मिली है, और वो ये कि जो नेटवर्क 7 मार्क्स का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इंस्टीट्यूट ने उसको 14 मार्क्स का कर दिया, और मैक्सिमम मिनिमम इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा डेस्क्रिप्टिव पार्ट में। यही कॉस्टिंग के अंदर 7 मार्क्स का चेंजेस था, और यही 7 मार्क्स का चेंज आपके क्यूटी पार्ट में देखने को मिला। तो इन शॉर्ट आउट ऑफ 128 मार्क्स का पेपर जो था, उसमें से 114 मार्क्स का पेपर जो मैंने प्रोबेबल पैटर्न दिया था, सेम वही दिया। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू इंस्टीट्यूट कि वही पैटर्न आपको देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कि आपके सॉल्यूशंस के पार्ट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट आपके एमसीक्यू के पार्ट कर लेना। एक थ्योरी का एमसीक्यू था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो जहां जहां थ्योरी है वहां पर डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका आंसर रहेगा 4 रुपीज 4। बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों को 12 लाख रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल दे रखी है, और यहां पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन ने कहा है 40% है। तो अगर 40% आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी आपकी 60%। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 60% है। टोटल सेल्स 5 लाख यूनिट है, 5 लाख यूनिट का 60%, दैट मींस 3 लाख यूनिट्स हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। 3 लाख यूनिट पर 12 लाख की रेट हो जाएगी, तो आ जाएगा आप लोगों के लिए ₹4 आंसर। कई बार हो सकता है कि आपने इसको ऐसे ना करके 12 लाख 60 के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा, वो होगा 20 लाख। तो 20 लाख में आपने 5 लाख का डिवाइड करके 4 रुपीज ले लिया होगा। दोनों ही करेक्ट है ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए देन इसके बाद में ये थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा कि अगर कोई इंफीरियर प्रोडक्ट है जो कस्टमर को डिलीवर हो चुका है, दैट मीन सेल हो चुका है, तो सेल हो गया तो डिलीवर हो गया, अब उससे आपने को वापस लेना होगा, तो डेफिनेटली वो आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट रहेगा। क्लियर। देन उसकी बात कर लेते हैं, ये एक बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। सेलिंग प्राइस आपको बोटलनेक एक्टिविटी में आपको पता है, हम लोग जब थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में सेलिंग प्राइस में से केवल मटेरियल कॉस्ट लेस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली 30 रुपीज का मटेरियल कॉस्ट आता है। क्वेश्चन ने कहा टाइम बोटलनेक रिसोर्सेज में लगते हैं 10 मिनट। इसका मतलब हम हर 1 घंटे में 6 यूनिट बनाते हैं। व्हाट विल बी द रिटर्न पर आवर, तो रिटर्न हो गया 30 रुपीज पर यूनिट। 1 यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं, 1 घंटे में ऐसी 6 यूनिट बन जाएंगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए 6 यूनिट बन जाएगी, 1 से 30 रुपीज का, तो आपके 6 से 180 का, तो रिटर्न पर आवर 180। देन उसके बाद में बात कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर, जिसमें आपको बताया गया कि एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी, कि 1100 यूनिट कंज्यूम हुई है 8 रुपए के रेट से, तो एक्चुअल कॉस्ट हो गई हमारी 8800। क्वेश्चन ने कहा हमारा 2200 का फेवरेबल प्राइस वेरिएंस है और 1000 रुपीज का एडवर्स यूजेज वेरिएंस है। तो अल्टीमेटली दोनों को अगर टोटल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो कि आएगा 1200 फेवरेबल। और फेवरेबल की सिचुएशंस कब अराइज होती है, जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम आती है। इसका मतलब एक्चुअल 8800 रुपए है, जो कि स्टैंडर्ड से कम है। कितना कम है, 1200 रुपए। तो 8800 प्लस 1200, तो आ जाएगा आपका 10,000 विल बी करेक्ट आंसर। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इसके बाद में आता है आपका ये पॉइंट, इसके अंदर क्वेश्चन ने बोला कि 120 आपकी सेमीकंडक्टर्स है, 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, फिक्स कॉस्ट आपको 80,000 दे रखी है। आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके आ जाए तो भी कंट्रीब्यूशन है, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो भी आपका कंट्रीब्यूशन ही रहेगा। तो अकॉर्डिंगली 1,80,000 जो है वो आपका हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ने कहा कि जो मोनोपोली मार्केट है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट का 3/4 है। इसका मतलब अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट आपके लिए क्या रहेगी, आपका कंट्रीब्यूशन 3/4 है। इसका मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा कह दूं कि वेरिएबल कॉस्ट का 75% है, वेरिएबल कॉस्ट का 75% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1,80,000 रुपीज आ रहा है आपका 120 यूनिट्स का। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 120, तो इसका मतलब 1 यूनिट का हो गया है 1500, तो 1 यूनिट का 1500 रुपए का हो गया, जो कि कितने के बराबर है, 75% के बराबर। तो दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 2000 के वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप कंट्रीब्यूशन से ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3500 रुपीज, जो कि आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देन आता है आपका यहां पर एक मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन है, जिसमें आपको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है आउटपुट एक्स के लिए, और क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट ₹23 दे रखा है, और आपको चाहता है कि आप आउटपुट बताइए। सिंपल सा सिनेरियो है, आपके पास एवरेज कॉस्ट है, आपको पता है टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं तो वो आपका होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको यहां एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, आपको अगर एवरेज कॉस्ट को अगर आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, और जब आप टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा आपके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, जो कि आपको दे रखा है 23। तो इक्वेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा ₹3 यूनिट्स। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से बेहद आसान सा क्वेश्चन था। सिंपली आपको डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है, और उसके लिए कहता है कि नंबर ऑफ न्यू हायर को कंसीडर करना है कॉस्ट ड्राइवर। तो नंबर ऑफ न्यू हायर कितने हैं,
8 प्लस 12 प्लस 5 टोटल 25 हो गए। तो 2 लाख डिवाइड बाय 25 करोगे तो एक्टिविटी ड्राइवर रेट आ जाएगी, और एक्टिविटी ड्राइवर रेट आ जाएगी आपकी 2 लाख डिवाइड बाय 25 तो आ जाएगी 8000। और आपसे पूछा है डिपार्टमेंट ए का, तो डिपार्टमेंट ए में 8 नए हायर किया गया है, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 64000 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देन बड़ा ही आसान सा सम था, ऑल्दो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का सम है ये, जहां पर आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 डेज दे रखा है, पेसिमिस्टिक टाइम 16 डेज दे रखा है, और क्वेश्चन चाहता है वेरिएंस बताओ। तो भैया सिंपल सा चीज है, 16 माइनस 4 12, 12 में आपका 6 का डिवाइड लगाओगे तो आएगा 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा जो कि है 4 डेज। तो करेक्ट आंसर होगी 4 डेज। यहां बात कर लेते हैं आपको थर्ड सीपीएम से एक क्वेश्चन था, जो कि इसमें बताया गया कि नॉर्मल कॉस्ट है आपकी 400 और आपकी नॉर्मल ड्यूरेशन है 12 डेज। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट स्लॉप 80 रुपीज पर डे, दैट मींस अगर आप क्रैश करने जाओगे तो 80 रुपए पर डे का खर्चा आएगा। क्वेश्चन कहता है कि क्रैश करने के बाद टोटल कॉस्ट आती है 560 की। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले नॉर्मली थी 400 की, क्रैश करने के बाद हो गई 560, इसका मतलब क्रैश करने में 160 रुपीज एक्स्ट्रा लग गए। एक दिन को करने में 80 रुपीज, तो आपके 160 के लिए कितने दिन क्रैश किया होगा, 2 दिन, तो 12 में से 2 दिन लेस करोगे तो आ जाएगा 10 डेज। ठीक है जी, आगे चलिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि आप लोगों के एमसीक्यूज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, दैट मींस टोटल 30 में से कितने मार्क्स आपके एमसीक्यू में आ रहे हैं, ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करूंगा। देन इसके बाद में आता है स्प्रेडशीट का, ये आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ने एज इट इज उठा के स्टडी मटेरियल से सम उठा करके चिपका दिया है। ई व्यूज इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे पाइथन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में हो सकता है कि क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आई हो, पता नहीं क्यों कैलकुलेशंस में, बट वैसे बड़ा सिंपल सा था। आपको 16 यूनिट्स को टुगेदर लीड, दैट मींस टोटल टाइम आपको दे रखा है 16 यूनिट्स का 62.9856, ये 16 यूनिट का है, तो आप एवरेज टाइम निकालेंगे और एवरेज टाइम आएगा आपका 3.9366। अब आपको पता है फर्स्ट यूनिट के लिए लगने में, फर्स्ट यूनिट को बनाने में लगा 6 आवर्स, तो 6 आवर्स को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 यूनिट का एवरेज, फिर इसको वापस से रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 का, फिर रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 का, फिर वापस रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16 का। इसका मतलब 6r की पावर 4 इज इक्वल टू होगा आपका 3.9366। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास r आ जाएगी और r विल बी और 90%। क्लियर है, चलिए। देन इस सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का एक सम था, जिसमें डायरेक्ट अगेन इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैथ से उठा करके दिखाया है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, जो कि रहेगा 1। एंड देन आप लोगों के लिए सिमुलेशन का एक सम था, जो कि थ्योरी बेस्ड सम है, जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में आपको कहीं देखने को, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा एनालॉग सिमुलेशन। आई होप आप सब लोगों के मोर देन 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट सही रहे होंगे। बहुत बेसिक से एमसीक्यूज थे, अगर मैं कुछ एमसीक्यूज 2-3 एमसीक्यूज जो कि थ्योरी के थे उनको छोड़ दूं तो प्रैक्टिकल के सारे एमसीक्यूज मुझे अच्छे लगे, मतलब आसान लगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला एक पोर्शन मैं बोल सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंदी मैं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है या बहुत ज्यादा टफ है, मैं इसको लेंदी में कवर अप करूंगा कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का जहां पर आपको एक्सपोर्ट प्रपोजल को इवेल्युएट करना था एंड मेक और बाय के ऊपर भी डिसीजन देना था। 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में चिपका दिया इंस्टीट्यूट ने 14 मार्क्स का, डेफिनेटली 14 मार्क्स में 2 क्वेश्चन डिजर्व भी करता है। ठीक है जी, तो ये लेंदी था। ये क्वेश्चन नंबर 3A, ये वाला सम तो ऐसा सम था जिसको कल मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कल बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए गया था संडे को, एंड मुझे रास्ते में पता नहीं क्यों शायद बाबा श्याम का ही आदेश था कि ये वाला क्वेश्चन ना तुम्हें ग्रुप में भेजना चाहिए। मैंने ये वाला सम ग्रुप में भेजा, ग्रुप में भेजने के साथ 5 मिनट का पूरा डिटेल में मैंने उसका वॉइस नोट भी भेजा कि भैया इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और उम्मीद करता हूं कि आपने उसी तरीके से, बस वो जो मैंने सम भेजा था उसमें यहाँ 22 की जगह 18 रुपीज था। ठीक है, तो बस आपको यहां पर कुछ नहीं करना था, आपको 2 सिचुएशंस क्रिएट करनी थी। एक पोर्शन आप लोगों को बनाना था कि जब आपको ट्रांसफर नहीं करना हो, तो ट्रांसफर नहीं करना है तो आपको 50,000 यूनिट ही ट्रांसफर करने को मिलेगी, मतलब सेल करने को मिलेगी। तो 50,000 यूनिट के केस में आप क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट निकालेंगे। अब प्रॉफिट कैसे आएगा भैया, आपके पास सेल दे रखी है 25 की रेट से, तो 50,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी सेल्स। इसमें से आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज की, तो 15 रुपए जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट वो लेस करेंगे तो आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपए, लेकिन आपको नीचे साथ में दे रखा है कि अगर आप इफ ही डज नॉट सेल टू डिवीजन एन 40,000 ऑफ फिक्स कॉस्ट जो है वो अवॉइडेबल है, तो आप यहां पर 3 लाख की जगह आपकी फिक्स कॉस्ट लगेगी केवल 2,60,000, तो अल्टीमेटली आपके यहां पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में अब आपको क्या करना है, अपना नेट इन्वेस्टमेंट का डिवाइड लगाना है। नेट इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, डिविजनल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख का, लेकिन
अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वो अवॉइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप कोई ट्रांसफर नहीं करोगे तो 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो उसके बेसिस पर आप लोगों को क्या करना है, अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, और वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका डिजायर्ड टोटल रिटर्न निकलेगा इन केस जब आप ट्रांसफर कर रहे होंगे तब। तो उस केस में आपको टोटल जो यूनिट्स है उनसे आपको कितना डिजायर्ड रिटर्न चाहिए वो लेना है, फिर बैलेंसिंग फिगर से जाकर के आप लोग इसकी ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे, जो कि आप लोगों को यहां पर चेकआउट करनी है। जहां तक मुझे याद है जो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में शेयर किया था उसमें 18 रुपीज था, एंड जब उसका मिनिमम प्राइस निकालने बैठे थे तो 19.076 आ रहा था, प्रिसाइसली एग्जैक्टली यही था। तो मैंने कहा था कि पॉइंट नंबर 1 में हम लोग रिजेक्ट करेंगे, और दूसरे वाले पॉइंट में उन्होंने कहा था कि लोवेस्ट प्राइस क्या होगी, तो 19.076 मैंने उस वाले क्वेश्चन में बोला था। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका ये वाला जो सम है, ये वाला सम बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है, मैं यूं कहूंगा बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें इन्होंने सिंपली केवल एक प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। तो आप लोगों ने अगर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली क्वेश्चन की तरह से भी आपने ढंग से ट्रीट किया हुआ रहेगा, तो ये वाला सम भी आपसे इजीली मैनेज हो गया होगा। देन इसके बाद में बात कर लेते हैं, तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो सम है ना, ये एक बेसिक सम आपको नजर आ रहा है। बेसिकली आप लोग सिंपली जैसे कैलकुलेट करते आए हैं, हम लोग को वैसे ही कैलकुलेट करना है, सब कुछ डिटेल्स क्वेश्चन ने दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जरूर जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आपको पता है। थ्योरी का क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूं कि यार इसको स्किप करो, केवल एक क्वेश्चन के लिए आप लोग ज्यादा थ्योरी ना पढ़ो। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से था, जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली 14 मार्क्स का था। तो इंस्टीट्यूट ने सब कुछ कवर अप करवा दिया कि आपसे वेरिएंसेस भी निकाल दिए और रिकंसिलिएशन भी बनवा लिया। देन क्वेश्चन नंबर 6, ये तो इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का ऑलरेडी पास्ट में बहुत बार पूछा जा चुका है, और मैं इस जगह पर स्टूडेंट्स को कहता भी हूं कि आप लोग बेसिकली इस तरह आप लोगों को पता होगा कि आप नहीं जाते हो तो प्रोहिबिटेड रूट वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां तक जितना आप सॉल्व कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 4 मार्क्स आपको फिर भी मिल जाएगा। तो ऐसा करके मैं स्टूडेंट्स को यूजुअली सजेस्ट करता हूँ। ये बेकरी वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज फिगर टू फिगर अपने बुक में एज इट इज फिगर टू फिगर है, आप लोगों ने ऑलरेडी खूब बार किए होंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरी बुक में इसलिए है क्योंकि मैं सब कुछ कवर करता हूँ, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सब कुछ कवर करते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन वहां पर है सिंपल, ठीक है। तो वो बेसिक सा सवाल है, बट हाँ यहां पर आप लोगों को थोड़ा केयरफुली चलना था, क्योंकि कैलकुलेशंस बड़ी ट्रिकी जाएंगी, इसमें केयरफुली चलना है, क्योंकि यहाँ पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला केस है भैया, सिमुलेशन का केस है। देन इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर मैंने आप लोगों को बोला भी था, मैंने ऑल्दो मेरे ग्रुप में भी वॉइस नोट भेजा था कि यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग क्रिटिकल पाथ, नॉर्मल पाथ और ये वाले जो केसेस है ना आपका जेड सीरीज वाले, इनको थोड़ा ढंग से देख करके जाना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि यार नहीं यार ये वाले क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वाली चीज आपकी रही। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को इस बार, तो गेम थ्योरी का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने फाइनली पूछ लिया। और देन उसके बाद में आप लोगों का ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन, जो कि इंस्टीट्यूट हमेशा से फिक्स करके बैठा है कि भैया एक क्वेश्चन आपका टाइम सीरीज का पूछेगा ही पूछेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर मैं यूं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि थोड़ा लेंदी रहता है। तो बहुत आसान तो मैं तब भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आसान, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा लेंदी है। बट अगर मैं कॉन्सेप्चुअली जाऊं, कि अगर कॉन्सेप्चुअली की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा डीप ड्रिवन नहीं गए हैं, बहुत ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आप लोग मैनेज करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, अगर आपने बशर्ते 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज किया हुआ था इस सब्जेक्ट को। और कुछ एमसीक्यूज पार्ट की बात करूं तो एमसीक्यूज, कुछ थ्योरी वाले एमसीक्यूज को छोड़ दिया जाए तो 10 से 11 एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि बहुत आसानी के साथ मैनेजेबल थे, आपके इंटर लेवल वाले स्टूडेंट्स भी उन सब चीजों को मैनेज कर सकते थे। तो ऐसा कुछ करके ओवरऑल अगर आप इस पेपर के अंदर 55-60 मार्क्स अगर ला रहे हैं तो डेफिनेटली ये पेपर इतना मार्क्स डिजर्व करता है, एटलीस्ट 55 से 60 नंबर आपको इसमें लाने ही चाहिए थे। वैसे पेपर ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो यहां से 70-80 मार्क्स भी अगर आप लेकर के आएंगे तो आई विल नॉट सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आपने अगर इसमें 80, हाँ डेफिनेटली अगर 80 से प्लस लेके आता है तो प्रोफेशनल एग्जाम में कोई से भी आपका अटेम्प्ट हो, कोई सा भी पेपर हो, 80 से प्लस मार्क्स हमेशा बहुत ही शानदार होते हैं। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक, एंड मेरी बेस्ट फीलिंग्स आप सब लोगों के साथ है। एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कितने एमसीक्यूज आपके सही रहे, और सभी लोग मुझे जरूर से बताइएगा कि कॉस्टिंग आसान लगी कि नहीं लगी। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। मैं आपको साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। और अगर आप केवल ग्रुप 3 दे रहे हैं तो आप लोग कुछ समय के लिए एंजॉय कर सकते हैं, बाकी के लिए मैं आप सब लोगों से कनेक्ट रहूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप्स के लिंक छोड़े हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।